हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। तो देखेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे यहाँ इस शिक्षा की शुरुआत करनी पड़ी। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस माध्यम से शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसका क्रम आगे बढ़ा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने के कारण क्या थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्यों शुरू किया गया? देखिए, क्या था कि भारत में उस समय वर्चस्व अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि वहाँ के अधिकारी और छोटे मोटे जो कर्मचारी थे सभी लोग कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। क्या रहता था कि अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम अधिकारियों को ब्रिटेन से, मतलब वो हमारे अधिकारी आते रहेंगे, और जो और सब कर्मचारी हैं उनको हम भारत में ऐसे शिक्षा दिया जाए जिससे कि हम उनको थोड़ा थोड़ा सा शिक्षित करके हमारे जो ऑफिशियल वर्क हैं, कुछ पेपर इधर ले आना उधर ले जाना, ऐसे काम के लिए हम उनको शिक्षित करके नियुक्त कर दें। तो यही उनका मेन मकसद था। भले आप पढ़ेंगे कि बहुत कुछ किए थे, लेकिन मेन मकसद उनको क्या था कि एक उनके अपने काम के लिए एक ऐसे मतलब व्यक्ति को शिक्षित करना जो उनके फायदे के लिए हो। तो मेन कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा में को शुरू करने का यही था। अब देखिए, कारण तो हो गया, मिल गया। अब देखिए, कारण मिल गया तो शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को नियुक्त किया गया, कहा गया कि आप कोई रूल बनाओ, कोई फार्मूला बनाओ कि जिससे कि हम यहाँ पर भारतीयों को शिक्षा दे सकें। तो ये क्या किए, शिक्षा का 5 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए। और 5 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन सा होता है? ये पहला सूत्र कहता है कि अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना करना। ठीक, अभी समझा रहे हैं। दूसरा कहता है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना। तीसरा सूत्र है अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा। और चौथा हमारा है अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। और पांचवा हमारा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। 5 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया? चार्ल्स ग्रांट ने दिया। अब देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी को ही प्रेफरेंस दिया गया है, इसीलिए इनको अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है, तो आप लोग टिक करेंगे चार्ल्स ग्रांट है। ठीक, अब देखिए क्या कहे ये कि अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना करना। भारत में उस समय संस्कृत विद्यालय थे, उस समय मदरसे थे, लेकिन इन्होंने मदरसों पर फोकस नहीं किया। ये कहे कि अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना किया जाए। अब यहाँ से इनकी मेंटलिटी आप लोग पकड़ेंगे कि अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना करने का मतलब है कि अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाएगा, जो अधिकारी बनेंगे उनकी हेल्प के लिए बनेंगे। देखिए, दूसरी बात है, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेजी साहित्य का शिक्षा दिया जाएगा, भारतीय साहित्य का नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजी साहित्य का दिया जाएगा। जब उनको भारतीय साहित्य के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो अंग्रेजी साहित्य का उनको शिक्षा दे दिया जाएगा। और अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का शिक्षा दे दिया जाएगा, तो वो समझ जाएंगे भैया अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, या अंग्रेजी साहित्य बहुत अच्छा है, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा है। और जब ये लोग समझ जाएंगे तो उससे क्या करेंगे, हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर लेंगे। दोस्तों, तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? चार्ल्स ग्रांट ने दिया था, और इसीलिए इसको अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, अब हमारा आता है ये भैया रूल तो बन के तैयार हो गया। अब रूल बन के तैयार हो गया, उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान में है। इसको संविधान में आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ से इसको समझेंगे। ठीक है, कई रूल था। देखिए, 1813 का चार्टर का अधिनियम क्या कहता है कि ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने की छूट दे दिया गया। मतलब ईसाई मिशनरियों का दिया गया कि आप लोग शिक्षा दीजिए भारत में, और शिक्षा देने के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करिए, ये छूट दे दिया गया। और दूसरी बात, यहाँ कहा यह गया कि हम भारतीय साहित्य का पुनरुद्धार करेंगे, और उसके लिए 1 लाख रुपया क्या किया गया? आवंटित किया गया भारतीय साहित्य का पुनरुद्धार करने के लिए। तो ये समझ में आ गया। 1813 का चार्टर में 2 बातें कही गई, ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने की छूट दे दिया गया, स्वतंत्रता दे दी गई, और दूसरी बात भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर दिया गया। आगे देखा जाए, देखिए अब 1 लाख रुपया तो दे दिया गया, अब इसमें हो गया मैटर। देखिए 1813 के
अब इसमें एक मैटर ये हो गया कि प्राच्य पश्चात विवाद हो गया। अब इसको अभी हम बताएंगे क्या होता है। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 में क्या कहा गया है कि लिखा गया था भारतीय ज्ञान, देखिए दोस्तों नीचे नहीं दिख रहा होगा, भारतीय विज्ञान और साहित्य का अर्थ है जो है स्पष्ट ना होने से लिखा गया कि भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने तो कह तो दिया लेकिन कहीं और यूज हो रहा था। इसमें दो विचारधारा आ गई, एक प्राच्य विचारधारा, एक पाश्चात्य विचारधारा। उसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं प्राच्यवादी कौन थे। ठीक, तो प्राच्यवादी समझते हैं ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि जो धनराशि 1 लाख रुपए है उसको भारतीय साहित्य की शिक्षा में खर्च किया जाए, जैसे अरबी साहित्य की शिक्षा, संस्कृत साहित्य की शिक्षा में खर्च किया जाए। इसके समर्थक कौन थे? जेम्स प्रिंसप, विल्सन एवं मार्लो मिंटो थे। तो इतने लोग थे समर्थक कि भैया जो पैसा 1 लाख रुपया मिला है उसको कहाँ खर्चा किया जाए? भारतीय साहित्य का, जो अरबी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, अब बाकी जो साहित्य पुराने साहित्य यहाँ पर आए उसकी खर्चा में किया जाए। और इसके अलावा हमारे पाश्चात्यवादी आ गए। पाश्चात्यवादी क्या थे कि ये लोग सोचते थे जो 1 लाख रुपए मिला है उसको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य पर खर्चा किया जाए। पाश्चात्य का मतलब हो गया जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी उस हिसाब से खर्च किया जाए। तो इसके समर्थक के राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे और और दोस्तों ये थे क्या थे? लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक, राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय और लॉर्ड मैकाले किसके समर्थक थे? ये पाश्चात्यवादी के समर्थक थे कि जो पैसा खर्चा किया जा रहा है वो ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में और साहित्य में खर्चा किया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आया 1833 का चार्टर का एक्ट। इसमें क्या किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया कि 1 लाख रुपये जो धनराशि थी उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपये कर दिया गया। मतलब ये जो हमारा था मैटर कि जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्चा किया जाएगा उसी को बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में एक कानूनी सलाहकार को, कानूनी सदस्य को जोड़ दिया गया। किसके? गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में कानूनी सदस्य को जोड़ दिया गया। तो 2 नियम हमारे आए कहाँ से? 1833 के चार्टर अधिनियम से। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो प्रकाशित हुआ 2 फरवरी 1835 को। अब ये लॉर्ड मैकाले कौन था? तो लॉर्ड मैकाले एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, एक राजनीतिज्ञ था, ठीक है, एक शिक्षा शास्त्री था और एक कुशल प्रशासक था। अब ये जो है 10 जून, देखिए 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की काउंसिल में कानूनी सलाहकार बनकर आया था। मतलब जो कानून को एडवाइस देगा हाँ ये कानून लगाया जाए ये ना लगाया जाए, वो बनकर आया था। अब देखिए जब बनकर आया तो विलियम बेंटिक ने 1813 के आज्ञा पत्र में एक विवाद हो गया था। कौन? प्राच्य पश्चात विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको खत्म करने के लिए इन्होंने इसको नियुक्त किया, कहा कि इसको दिया कि आप इसको व्याख्या करें और इसको बताइए कि प्राच्यवादियों को दिया जाए पैसा कि पाश्चात्यवादियों को दिया जाए। ठीक, तो यहाँ में इन दोनों का व्याख्या कौन करेगा? ये लॉर्ड मैकाले करेगा। तो इसने इसको स्वीकार किया और इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 2 फरवरी 1835 को। उसी को हम कहते हैं लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र। और उसी में प्राच्य और पाश्चात्य का जो है वो अंत हो गया। कुछ विचारें बची थी, थोड़ा मोड़ा बचा था, लेकिन मैक्सिमम जो है उसका जो विचार मतभेद था उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के कारण क्या थे? चार्ल्स ग्रांट को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। 5 सूत्री कार्यक्रम, 1813 का चार्टर अधिनियम और प्राच्य पश्चात विवाद। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? पाश्चात्यवादी किसे कहते हैं?
1833 का चार्टर अधिनियम, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। अभी इसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो प्रकाशित हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना था दोस्तों, आज पहली क्लास थी, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।